फर्मी गैस मॉडल को स्टार्ट करने वाले, तो जब 1932 में न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया गया, ठीक है, न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया गया। और तो इससे पहले, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ये चीज़ तो पहले ही क्लियर हो चुकी थी कि जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन्स मौजूद हैं और न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं हैं। सो न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं हैं, दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। नील बोहर का मॉडल भी आ चुका था बहुत पहले ही 1913 में। रदरफोर्ड मॉडल ने भी इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया था, नील बोहर ने और बेहतर से कर दिया। 1930s तक एटॉमिक स्ट्रक्चर वाज वेल अंडरस्टूड। फिर क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिटर्मिन करने वाली चीज़ कूलम्बिक पोटेंशियल था, जो कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान था, उसमें न्यूट्रॉन्स का कोई अमल दखल नहीं था। तो 1932 में जब न्यूट्रॉन्स भी डिस्कवर हो गए और जब हमें पता चल गया कि न्यूक्लियस में जो मेन 2 पार्टिकल्स हैं, दीज आर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो ये देखते हुए हेज़नबर्ग ने और इसके साथ साथ एक और साइंटिस्ट थे, उन दोनों ने रश किया टूवर्ड्स अ न्यूक्लियर मॉडल, जिसमें उन्होंने, क्योंकि प्रोटॉन्स जो हैं दे वर फर्मियॉन्स, ओके, न्यूट्रॉन्स भी फर्मियॉन्स ही थे, या फिर उस टाइम शायद मान लिया गया कि होंगे तब ही, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे न्यूक्लियर स्पिन और इसका मतलब ओवरऑल जो इसका स्पिन बन रहा है या ये चीज़ें बन रही हैं, उन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए ये इशू आ रहा था। तो फिर दोनों चूँकि फर्मियॉन्स हैं, तो इन दोनों फर्मियॉन्स को लेते हुए एक मॉडल को प्रेजेंट किया हेज़नबर्ग और उनके साथ एक और साइंटिस्ट थे उन्होंने, और दे इंडिपेंडेंटली प्रेजेंटेड दैट मॉडल, जिसमें उन्होंने कहा कि जो न्यूक्लियस में 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स मौजूद हैं, दीज आर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड बोथ ऑफ देम आर फर्मियॉन्स एंड हाफ स्पिन पार्टिकल्स, ओके, एंड बोथ ऑफ देम फॉलोज द exclusion principle, and since they are fermions, so they will obey the Fermi-Dirac statistics when they are very large in number. When the fermions are very large in number in nucleus, heavy nucleus में ही वो होते हैं ना large in number, तो वो Fermi-Dirac statistics को follow करेंगे। और तो जो फर्मी गैस मॉडल में जो फर्मी का वर्ड यूज़ हुआ है वो हमें फिर यहाँ से क्लियर हो जाता है कि इसमें दोनों को, फर्मियॉन्स को इंक्लूड किया गया, इनकी पर्टिकुलर नेचर को इंक्लूड किया गया, और इसमें न्यूक्लियॉन्स को एज अ जनरल नहीं लिया गया। इसमें न्यूक्लियॉन्स में प्रोटॉन्स को एंड न्यूट्रॉन्स को एज डिस्टिंक्ट पार्टिकल्स लिया गया, ठीक है, डिस्टिंक्ट पार्टिकल्स लिया गया, और इस चीज़ को इसमें इंक्लूड किया गया कि प्रोटॉन्स आर डिफरेंट फ्रॉम न्यूट्रॉन्स, okay, and they also experiences different forces and they experiences different forces। इसमें कूलम भी है, स्ट्रॉन्ग भी है, इसमें स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मतलब डिफरेंट। और दे बोथ हैव देयर ओन स्क्वायर वेल पोटेंशियल, जिसको ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं इनसाइड न्यूक्लियस, ओके। तो और फर्मी गैस मॉडल इसलिए यूज़ किया गया क्योंकि इसमें अज्यूम किया गया कि जो इंटरेक्शन है बिटवीन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, दे आर वेरी वीक एंड दे रेयरली अकर्स, ओके। और जो इनकी इंटरेक्शन है, सबसे पहले जो हमने लिक्विड ड्रॉप मॉडल में इंटरेक्शन बारी बारी इन सब की सेपरेटली ली थी ना, उसमें हमने कहा था दे इंटरेक्ट विद ईच अदर, और उनकी बारी बारी इंटरेक्शन को गिना और वो सारी चीज़ें लाई। इसमें हमने इनकी जो ये इंटरेक्शन का प्रोसेस है ना, उसको एडजस्ट कर दिया इस पोटेंशियल में जिसको ये फेस कर रहे हो। और ये पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल की एग्जिस्टेंस इनकी इंटरेक्शन को ही अकोमोडेट करने के लिए है, उसी की कंपनसेशन के लिए हमने इस पोटेंशियल को लिया है। हमने यहाँ पे इनकी इंटरेक्शन को वीक कर दिया, कह दिया कि दे आर नॉन इंटरेक्टिंग सिस्टम्स, और जो उनकी फोर्सेस एक दूसरे से इंटरेक्ट करने के नतीजे पे लग रही थी ना, उसको हमने उन फोर्सेस को कह दिया कि वो फोर्सेस एक पोटेंशियल है, स्क्वायर वेल पोटेंशियल है ये, क्योंकि उसमें मौजूद है इसलिए ये उनको इन पे फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है। हमने शिफ्ट कर दिया रीज़न ऑफ देयर इंटरेक्शन, कि पहले इंटरेक्शन इनकी थी क्योंकि एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे थे, फिर हमने इन सब की ये जो फोर्सेस हैं उनका नेट इफेक्ट इस स्क्वायर वेल पोटेंशियल में डाल दिया। जो प्रोटॉन कूलम्बिक रिपल्जन्स को फेस कर रहे थे, डिफरेंट प्रोटॉन जो उसमें मौजूद थे, ठीक है, इंटरेक्ट कर रहे थे, इसीलिए था। लेकिन हमने कहा कि ये इस फील्ड में, एक फील्ड में मौजूद हैं, ठीक है, एक पोटेंशियल फील्ड में मौजूद है, जिनमें ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे, बल्कि ये फील्ड इनके साथ इंटरेक्ट कर रही है, हर एक के साथ डिफरेंटली, बट
दे आर नॉट इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, ये एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर रहे लेकिन इस फील्ड से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उस फील्ड में इनका हमने वो इंटरेक्शन वाला पार्ट डाल दिया, सो दैट हम ये कह सकते हैं कि दे आर इन साइड अ फील्ड, कॉन्स्टेंट फील्ड, एंड दे आर नॉन इंटरेक्टिंग, दे डू नॉट इंटरेक्ट विथ ईच अदर। तो इस बात को समझ लेना है कि इंटरेक्शन को हमने कहाँ पे शिफ्ट कर दिया, स्टिल यहाँ पे इंटरेक्शन ली गई है लेकिन हमने उसका क्रेडिट जो है किसी और फॉर्म में दिया है इसको, ठीक है। तो वो हमने कह दिया कि इंस्टेड ऑफ कि ये एक दूसरे से टकरा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि लेट्स से एक फोर्स फील्ड मौजूद है जो उन पे फोर्सेस लगा रही है सच दैट वन इज़ मूविंग लाइक दैट एंड अदर, जो भी उनका वो हो रहा है चेंज वो उस फोर्स फील्ड की वजह से हो रहा है। तो हमने बस चेंज कर दिया व्यू ऑफ सीइंग द प्रॉब्लम, ठीक है। तो जिस तरह से फोर्सेस लग रही हैं, तो ये नॉन इंटरेक्टिंग हमने न्यूक्लियॉन्स को ले लिया है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दे डू नॉट इंटरेक्ट विद ईच अदर। अभी तक हमने ये देख लिया कि फर्मी गैस क्यों कहते हैं, गैस एग्जिबिट्स द सेम प्रॉपर्टी, नॉन इंटरेक्टिंग होती है और गैस और रेयरली वो अट्रैक्ट करते हैं या इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। पार्टिकल्स, इसमें भी हमने यही अज्यूम किया है कि ये जो फर्मियॉन्स हैं ये बिहेव लाइक अ गैस पार्टिकल्स, ठीक है। ये लेट्स से ये एक पार्टिकल है, गैस का एक पार्टिकल है, दिस इज़ अपना पोटेंशियल वेल है इसका, ठीक है, जिसमें ये बहुत सारे प्रोटॉन्स मौजूद हैं और हर प्रोटॉन एज अ फर्मी गैस पार्टिकल बिहेव करता है। और यहाँ पे भी ये न्यूट्रॉन्स का अपना स्क्वायर वेल पोटेंशियल है जो एक फर्मी गैस पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। और जो इनके आपस में इंट्रैक्शन है, जो इनकी आपस में सारी की सारी हमने इनके पोटेंशियल्स में अकोमोडेट कर दी है, कंपनसेट कर दी है। तो ये यहाँ से हमें फर्मी गैस मॉडल का जो नेम है उसकी सजेशन पता चली, उसका स्टार्ट पता चला न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी के फ़ौरन बाद। हेजनबर्ग एंड द अदर नेम इज़ मे बी लेविनेनको, मैं इसका उनका नेम कंफर्म कर लूँगी। तो इन्होंने ये मॉडल दिया जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को लिया गया एज अ फर्मियॉन्स एंड दे आर कंसिडर्ड टू बी एन जनरल पोटेंशियल फील्ड विच इज़ स्क्वायर वेल पोटेंशियल, ठीक है, स्क्वायर वेल पोटेंशियल फील्ड। एंड सिंस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर डिस्टिंक्ट पार्टिकल्स सो दे विल बी फेसिंग सम डिस्टिंक्ट पोटेंशियल्स। ये सारी चीज़ें मैं अभी प्रॉपरली उनको लिख के बताऊँगी, ठीक है, लिख के दिखाऊंगी एजम्पशंस। ये अभी हम क्रूडली बस इसको देख रहे हैं कि क्या किसके साथ है, क्या क्या हो रहा है। तो और एंड दे आर नॉन इंटरेक्टिंग सिस्टम्स, ठीक है। नॉन इंटरेक्टिंग जो सिस्टम होता है वो टाइम इंडिपेंडेंट होता है, ये इसलिए भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि फर्मी गैस मॉडल में फर्मियोनिक नेचर के साथ साथ हम इनके वेव फंक्शंस को कंसीडर करते हैं ना। लिक्विड ड्रॉप में हम वेव फंक्शंस को नहीं लाते, उसकी इंटरवेंशन नहीं आती, लेकिन इसमें हम वेव फंक्शंस को कंसीडर करते हैं। सो श्रोडिंगर इक्वेशन बिकम्स वेरी इजी एंड हैंडी व्हेन वी कंसीडर द टाइम इंडिपेंडेंट स्टेट्स एंड टाइम इंडिपेंडेंट स्टेट्स अकर फॉर आर नॉन इंटरेक्टिंग सिस्टम। तो नॉन इंटरेक्टिंग जो सिस्टम होता है वो टाइम इंडिपेंडेंट होता है। सो ये भी एक रीज़न थी कि सारी की सारी चीज़ें, सारा इंटरेक्शन का जो पार्ट है हमने पोटेंशियल को दे दिया सो दैट हमने इन पार्टिकल्स को नॉन इंटरेक्टिंग ही कंसीडर कर लिया। The first assumption is it assumes that the nucleus behaves as a Fermi gas consisting of fermions, neutrons and protons and हमने यहाँ पे फर्मी गैस का वर्ड यूज़ किया है तो यहाँ पे ये भी कहेंगे हम कि fermions, नॉन इंटरेक्टिंग fermions, नॉन इंटरेक्टिंग, okay, they are not interacting with each other. So this is the first assumption that we make as Fermi gas. Fermi, by Fermi we means fermions, and they are behaving as a gas particle which are rarely interacting with each other. Okay, they are rarely interacting with each other, and when they interact with each other they exchange क्वांटम स्टेट्स। तो जब फर्मियॉन्स या इस तरह के क्वांटम पार्टिकल्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो इंटरेक्शन के नतीजे पे जो चेंज एक प्रोड्यूस होता है वो ये होता है कि एक का क्वांटम नंबर लेट्स से पहले L = 0 था तो वो किसी एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, या जो भी इनके क्वांटम नंबर्स हैं ना वो बस चेंज हो जाएंगे, बाकी उनकी नेचर जो है वो सेम ही रहेगी। सो वो बस अपनी क्वांटम स्टेट्स को जो है एक्सचेंज कर देते हैं। और सिंस हम ये कहते हैं कि जो क्वांटम पार्टिकल्स होते हैं जो आइडेंटिकल पार्टिकल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम
न्यूट्रॉन्स देखें तो एक न्यूट्रॉन को, ये सारे के सारे आइडेंटिकल हैं, बेशक इनके क्वांटम नंबर्स डिफरेंट हैं, बट देयर इज़ अ नो वे टू आइडेंटिफाई कि कौन सा वाला कौन सा है। ठीक है, सारे के सारे बिल्कुल सिमिलर ही होते हैं, इन सबको आइडेंटिफाई करना इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये एक जैसे ही होते हैं, इन्हें आइडेंटिकल पार्टिकल्स वही हम कहते हैं कि बिल्कुल एक जैसे। कोई वे नहीं है ये आइडेंटिफाई करने का कि कौन सा पार्टिकल जो है क्योंकि ऑल द टाइम इनकी जो है ना क्वांटम स्टेट एक्सचेंज होती रहती है। अगर पहले एक न्यूट्रॉन था जो किसी N1, L1 और M1 स्टेट में था ना, तो और दूसरा एक न्यूट्रॉन था जो इस स्टेट में था, ठीक है, और ये इनका करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन, और लेट्स से दोनों की इंट्रैक्शन हुई और इनकी एक्सचेंज हो गए, क्वांटम स्टेट्स एक्सचेंज होगी। क्वांटम स्टेट्स एक्सचेंज हो जाना इसका मतलब ये है कि अब ये जो psi1 है वो अब इन स्टेट्स में है, और जो psi2 है वो अब इन क्वांटम स्टेट्स में है। ये होता है एक्सचेंज हो जाना क्वांटम नंबर्स का, और यही इंट्रैक्शन के नतीजे में इनका होता है, ये जो क्वांटम पार्टिकल्स होते हैं इनके केस में। तो अब अगर ये इनका अब टोटल वेव फंक्शन देखा जाए जो इस पूरे सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दैट विल रिमेन अनचेंज। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट हम लेंगे, और इसी को नॉन इंटरेक्टिंग सिस्टम भी कहते हैं। ये पहला वाला केस है, psi1 से मैं कह देती हूँ, जो इनिशियल केस था, ये फाइनल केस था, दोनों बोथ ऑफ देम विल बी इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, देयर इज़ अ नो वे टू डिस्टिंग्विश कि क्या ये इसकी ओरिजिनल स्टेट थी psi1 की, या ये वाली इसकी ओरिजिनल स्टेट है जो इंट्रैक्शन के बाद। देयर इज़ नो वे टू नो कि क्या ओरिजिनल स्टेट थी इस N1 पार्टिकल की, ये वाली थी या ये वाली थी, इंट्रैक्शन से पहले वाली कौन सी थी, इंट्रैक्शन के बाद कौन सी थी। तो ये बात की जाती है, इसी से फिर वो सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक सब कुछ वो चीज़ें आती हैं। तो आइडेंटिकल पार्टिकल्स को डिस्टिंग्विश करना इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस। हम कभी ये नहीं कह सकते कि ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये एक यूनिक है, और सारे सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में रैंडम अगर वो मौजूद है, तो आप किसी को भी सेपरेटली कुछ आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये वो था जो उस दिन हमें मिला था। तो ये कभी ऐसा नहीं हो सकता। तो जैसे इंसानों की शिनाख्त की जा सकती है, इनकी नहीं की जा सकती। सो व्हेन दे इंटरेक्ट विद ईच अदर दे एक्सचेंज क्वांटम स्टेट्स एंड देयर इज़ नो वे टू नो कि कौन सा चेंज हुआ। तो ओवरऑल हम अगर हमें नहीं पता चल सकता कि कौन सा था, प्रोटॉन इंटरेक्शन के बाद भी प्रोटॉन ही है। ठीक है, ये पी बेशक इसकी अब जो इसकी स्टेट थी वो इसने ले ली, इसने ले ली, दोनों सिमिलर सिस्टम है ना, दोनों ही प्रोटॉन है, तो स्टेट उन्होंने एक्सचेंज कर दी, तो फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, दे आर ट्विन्स। ठीक है, तो इसने इसको अपनी स्टेट दे दी, इसने इसको दे दी, फिर भी ये हैं तो वही। तो इट मीन्स के ओवरऑल इफेक्ट क्या आया, कुछ भी नहीं आया। ठीक है, इसलिए इसको हम नॉन इंटरेक्टिंग कह देते हैं। आइडेंटिकल जो सिस्टम है इसको नॉन इंटरेक्टिंग ही कह देते हैं। बेशक जब इंटरेक्ट भी करते हैं, क्वांटम स्टेट को एक्सचेंज करते हैं, सिंस दे आर आइडेंटिकल, सो कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता। प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स का हो सकता है, लेकिन हम उस चीज़ को वही वीक इंट्रैक्शन से दे देते हैं, कर देते हैं, उसी में कंपनसेट कर देते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट अजम्पशन। फर्मी गैस है, नॉन इंटरेक्टिंग, रेयरली इंटरेक्ट्स, व्हेन इंटरेक्ट्स क्वांटम स्टेट्स एक्सचेंज्ड, देयर इज़ नो वे टू नो कि कौन सा था, देयर इज़ नो वे टू आइडेंटिफाई देम, टू डिस्टिंग्विश देम, हेंस वी काउंट देम एज इफ effectively there is no interaction. ठीक, so they are assumed to move. Non-interacting means freely. ठीक है, they are freely moving without any interaction. so ये अब हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट हम लिखेंगे कि the nuclear potential is अप्रॉक्सीमेटेड बाय, ये सारी चीज़ें मैंने पहले बता चुकी हूँ, और अगर आप सब ने वो चीज़ें देख ली हैं तो आपको समझ आ रही है कि ये क्यों कैसे हम कह रहे हैं। ओके, तो अभी हम इनको एक स्पेसिफिकली लिख रहे हैं जो भी चीज़ें हैं, सो दैट हम पेपर में उन्हें स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लिख सकें। तो समझ तो हम सब कुछ चुके हैं, अब इसको बस एक सीक्वेंस से लिख रहे हैं। तो फर्मियंस हैं, नॉन इंटरेक्टिंग हैं, तो और हमने क्या करना है, फर्मी गैस मॉडल में क्वांटम मैकेनिक्स का वेव फंक्शंस वगैरह को यूज़ करते हुए करना। और श्रोडिंगर इक्वेशन में सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले जो चीज़ आपको चाहिए होती है, आपको सिस्टम डिफ़ाइन करना होता है कि आपका सिस्टम क्या है
मैसेज मतलब इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स क्या हैं हमें पता चल गए, फर्मियोन्स है इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स। सेकेंडली वी शुड नो द पोटेंशियल, ठीक है, जो वो फेस कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सो सेकेंडली यहाँ पे हमने इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स को डिफाइन कर दिया कि कौन से हैं, ठीक है, फर्मियोन्स है वो हमारा जो पार्टिकल्स अंडर स्टडी हैं। और सेकेंडली वी नीड टू नो द पोटेंशियल। सो द न्यूक्लियर पोटेंशियल इज़ अप्रॉक्सीमेटेड बाय स्क्वेयर वेल पोटेंशियल, फाइनाइट स्क्वेयर वेल पोटेंशियल में कहूँगी, फाइनाइट स्क्वेयर वेल पोटेंशियल। फाइनाइट क्यों कह रही हूँ ये भी मैं बता दूँगी, उसे इनफाइनाइट भी अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हैं, बट फाइनाइट इज़ बेटर वर्ड टू से। द न्यूक्लियर पोटेंशियल square well potential and 3D square well potential, finite 3D square well potential with V of R equals minus V naught for R less than B, कोई भी B is some random length and this is equals to 0। अच्छा इसकी जगह L यूज़ करते हैं क्योंकि सर ने भी L यूज़ किया था, ठीक है, and this is 0 for R greater than L। Okay, so now third one thing is, since here neutrons and protons are distinct particles, और इसमें ये बात भी लिखी जा सकती है कि न्यूट्रॉन्स फेसेस डिफरेंट पोटेंशियल while proton faces coulombic potential and nuclear potential too। ये सिर्फ nuclear potential, this is facing nuclear and coulombic repulsive potential too। So then in that sense we assume that इस फैक्ट को जानते हुए we assume that neutron and proton have their distinct potentials, okay, and they will have their अच्छा डिस्टिंक्ट पोटेंशियल वेल्स, ये भी पोटेंशियल वेल हम कहेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल वेल इन दोनों के अपने अपने अलग अलग हम इनके लेंगे। एंड दे विल हैव देयर ओन एनर्जी लेवल्स विच विल बी फिल्ड in accordance to Pauli exclusion principle। सिंस दे आर फर्मियोन्स, तो इसमें इनके एनर्जी लेवल्स की फिलिंग में हमने ये ध्यान रखना है कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज़ सेटिस्फाइड। ओके, ईच एनर्जी लेवल will upmost can contain two identical fermions। Identical means neutron, proton, two identical fermions of opposite spins to each other। Okay, and the next thing it assumes is that at 0 Kelvin, when there is no excitation energy या external energy is there for the nucleus, 0 Kelvin पे all the fermions will occupy lowest energy states, lowest possible energy states, and there will be no fermion in excited states। सब ग्राउंड स्टेट्स में होंगे एट 0 केल्विन, जब इनके पास कोई भी थर्मल एनर्जी नहीं होगी। एंड लास्टली एक इम्पॉर्टेंट थिंग, इट एज्यूम्स दैट एंड वी विल सी दैट कॉमन फर्मी एनर्जी इज द स्टेट ऑफ स्टेबिलिटी। और ये स्टेबल न्यूक्लियाई की निशानी है कि हम फर्मी एनर्जी न्यूट्रॉन्स की फाइंड आउट करेंगे और प्रोटॉन्स की भी फाइंड आउट करेंगे, एंड वी विल सी कि जिनमें न्यूट्रॉन्स की फर्मी एनर्जी, ठीक है, वो इक्वल होगी प्रोटॉन्स के,
वो जो न्यूक्लाइड्स हैं वो मोर स्टेबल होंगे। यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिखी है, हम इसको बाद में देखते हैं कि ये इसको हम कैसे यूटिलाइज़ करते हैं। ठीक है, दे टेंड टू इक्वलाइज देयर फर्मी एनर्जीज़। ऑलराइट, तो यहाँ तक हमने अजम्पशंस को कम्प्लीटली देख लिया। आई होप ये सारे अजम्पशंस हमें सही तरह समझ आ चुके हैं और इन्हीं अजम्पशंस को यूज़ करते हुए नेक्स्ट ऑन हमने सारी की सारी चीज़ों को देखना है।